Hello, friends, and welcome to the Hindu analysis from Governance Review for 6th of January 2024। तो आज फिर से एक नए दिन की जो है द हिंदू के एनालिसिस हम लेकर आए हैं। और जैसा आपको पता है, अब हम सिर्फ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स और जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस है सिर्फ उनको ही डिस्कस करते हैं, और ये कंप्लीट न्यूज़पेपर की एनालिसिस रहती है। आधे घंटे की एनालिसिस होती है जिसमें हम सब कुछ कवर कर देते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि आप पूरी एनालिसिस को जो है एंड तक देखें, और जैसी भी आपको एनालिसिस लगते हैं उसको कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर कोई इम्प्रोवाइजेशन चाहिए या कुछ सजेशन है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रंट पेज से देख लेते हैं क्या न्यूज़ है आज की। तो पहली खबर है, सेंटर्स डिजी यात्रा टेक्स ऑफ, फ्लायर्स में भी अननोइंगली साइनिंग अप फॉर इट। तो यहाँ पे एक्चुअली एक वार्निंग दी है कि अगली बार जब भी आप कभी किसी इंडियन एयरपोर्ट से जाएं तो बिवेयर रहें, सिक्योरिटी पर्सनल या प्राइवेट स्टाफ जो वहाँ पे एंगेज्ड है एंट्री गेट पे पैसेंजर बिल्डिंग्स की, जो आपकी जो है फेशियल बायोमेट्रिक्स बेसिकली कलेक्ट करते हैं, और वो भी विदाउट योर नॉलेज या कंसेंट के। तो यहाँ पे जो एयर ट्रेवलर्स हैं उन्होंने सोशल मीडिया पे थोड़े से अपने जो शौक है वो एक्सप्रेस किया है, और एंगर भी एक्सप्रेस किया है। द फ्लैग्रेंट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ देयर प्राइवेसी एट एयरपोर्ट्स largely through the Digi Yatra initiative being aggressively promoted by the union government। और आपको ये बताएं, ये जो रोल आउट किया गया था ये डिजी यात्रा प्रोग्राम, वो एंटायरली वॉलंटरी प्रोग्राम जो है एज किया गया था ड्यूरिंग दिसंबर 2022। ठीक है ना। तो उस टाइम पे रोल आउट किया था, लेकिन अभी इसकी जो है कंसर्न दी जाती है। जो पैसेंजर्स है वो कह रहे हैं कि जो उनका बायोमेट्रिक डाटा है इट इज बीइंग कलेक्टेड विदाउट देयर नॉलेज और कंसेंट। ठीक है ना। हालांकि जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इस चीज को थोड़ा सा खारिज करते हुए स्टेटमेंट्स दिए हैं। आगे है, नेवी थॉट्स हाईजैकिंग अटेम्प्ट इन अरेबियन सी। तो जो मरीन कमांड पॉजिटिव एंड टू जी हाँ, एक हाईजैकिंग अटेम्प्ट जो हुआ था नॉर्थ अरेबियन सी में, उसमें जो हमारे मरीन कमांडोज हैं जिनको हम मार्कोस बोलते हैं इंडियन नेवी के, उन्होंने जो है फ्राइडे इवनिंग को सेफली इवैक्यूएट किया और सिक्योर किया 21 क्रू मेंबर्स, जिसमें कि 15 इंडियंस भी थे, फ्रॉम द मर्चेंट वेसल लीला नॉरफ्लॉक। और इस एक्सरसाइज में जो है वो साथ साथ जो डेस्ट्रॉयर आईएनएस चेन्नई है उसने भी जो है सपोर्ट प्रोवाइड किया है। ठीक है ना। तो एक तरह से ये जो इंडियन नेवी का पेट्रोल एयरक्राफ्ट है इसने एक फोर्सफुल वार्निंग जो है वो पायरेट्स को जो है वो दी है एक तरह से। तो जो लास्ट मंथ था 2023 का, उसमें इंडिया ने रेस्पॉन्ड किया था 3 डिस्ट्रेस कॉल्स फ्रॉम द शिप्स इन ट्रबल। तो पहला जो था वो सबसे पहले दिसंबर 14 को माल्टा फ्लैग्ड वेसल था एमवी रुएन, जिसमें 18 मेंबर क्रू था। उसने मेड ए मैसेज भेजा था इंडिकेटिंग बोर्डिंग बाय अबाउट 6 अननोन पर्सन्स अराउंड 700 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द इंडियन कोस्ट। जो दूसरा इंसिडेंट था वो था एमवी चैम प्लूटो का, दिसंबर 23 की घटना है, जहाँ पे 21 इंडियन और एक वियतनामीज क्रू मेंबर्स थे। उन्होंने रिपोर्ट किया था प्रोजेक्टाइल अटैक अराउंड 217 नॉटिकल माइल साउथ वेस्ट ऑफ पोरबंदर। ठीक है ना। फिर दिसंबर 23 को ही जो एक दूसरा गैबॉन फ्लैग्ड जो क्रूड ऑयल टैंकर था एमवी साई बाबा विद एन ऑल इंडियन क्रू हेडिंग टू इंडिया वाज हिट बाय ए वन वे अटैक ड्रोन इन द सदर्न रेड सी, और उसमें हालांकि कोई इंजरी नहीं हुई थी। तो सेफ एंड सिक्योर इसको जो बताया, जो कार्गो शिप है लीला नॉरफॉक, उसको जो है रेस्क्यू कर लिया गया था, और इट प्रिपेयर्स द मूव टू द नेक्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल। तो ये एक तरह से वार्निंग जो है इनको रेस्क्यू करके जो है पायरेट्स को वार्निंग इंडियन नेवी ने जो है इशू करी है। ठीक है ना। आगे देखते हैं। इंडिया की जीडीपी जो है वो एस्टिमेट की जा रही है कि वो 7.3% से ग्रो करेगी। ये नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने जो है अभी रिसेंट डाटा दिया है। तो जो पहले एस्टिमेट की जा रही थी एक साल पहले, जो 7.2% जीडीपी ग्रोथ थी, वो बढ़ के जो एस्टिमेट की जा रही है कि भाई 7.3% रहने वाली है वो 2023-24 में रियल जीडीपी। ठीक है ना। करंट फिस्कल ईयर में रहेगी वो। ये फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट जो रिलीज किया नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ने। और आपको बता दें कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो था 7% से ऊपर रहने का, उसको ऊपर करने वाली है, और 7.3 जो है वो आस लगाई जा रही है। ठीक है ना। फिर दिसंबर का जो पीएमआई आया, कल हमने डिस्कस किया था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, वो थोड़ा सा लो हुआ था, लेकिन आज जो है सर्विसेज सेक्टर का बताया इन्होंने, सर्विसेज सेक्टर का राइज हुआ है, और ये 56.9 था जो नवंबर में, वो 59 पे पहुंच गया है दिसंबर के अंदर। तो सर्विस सेक्टर्स का जो पीएमआई है वो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट उसमें हुआ है। हाई कोर्ट ने बोला है, जो सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो हाई कोर्ट का डिसीजन था वो राइट था, जिसमें जो है बेसिकली जो मद्रास हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था ये उन्होंने रिस्टेन किया था खुद को, और पास किया था बोल इन टू तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर्स कोर्ट। और उन्होंने बोला था कि ये चीफ मिनिस्टर को कॉल लेनी है अबाउट द कंटिन्यूएंस ऑफ वी सेंथिल बालाजी एज ए मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो। तो कोर्ट ने यहाँ पे यही बोला, सुप्रीम कोर्ट ने, द ऑर्डर इज करेक्ट और वी कनकर विद द डिसीजन टेकन बाय द हाई कोर्ट, नो इंटरफेरेंस इज कॉल्ड फॉर। और
जो पिटीशन है उसको डिसमिस कर दिया गया है। तो बेसिकली इंडिया का जो ओल्डेस्ट स्लॉथ बियर था जो कैप्टिविटी में था वो भोपाल के जू में जो है उसकी डेथ हो गई है, ठीक है ना? तो 36 ईयर ओल्ड था ये, मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से इसकी डेथ हुई है और उसका नाम आप चाहे तो याद रखते हैं, बबलू इसका नाम था और ये वन विहार नेशनल पार्क में जो है इसकी डेथ हुई है, ठीक है ना? चलिए, आगे देखते हैं। आगे सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया ओवर द प्ली सीकिंग नॉर्म फ्रॉम सीजर ऑफ डिवाइसेस। तो आपको पता होना चाहिए जो पिटीशन थी ऑनलाइन पोर्टल न्यूज क्लिक के थ्रू जो डली थी उसने हाईलाइट किया था बेसिकली लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी व्हेन पर्सनल डिजिटल डिवाइसेस वर कॉन्फिस्केटेड ड्यूरिंग रेड्स इन अक्टूबर 2023। तो सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे को जो है नोटिस इशू किया है टू इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज एंड द दिल्ली पुलिस ऑन ए पिटीशन फाइल्ड बाय द ऑनलाइन पोर्टल न्यूज क्लिक highlighting the lack of transparency and formal procedure when personal digital devices of journalists are seized during raids। तो ये एक तरह से सही दिशा में थोड़ा सा डिसीजन ये दिखाई देता है। दिसंबर 14 को जो है ये हालांकि मतलब ये जो पिटीशन थी वो भी उसके साथ जोड़ दी गई है। तो दिसंबर 14 को पहले जो है एक अनदर बेंच जो सुप्रीम कोर्ट की हियर कर रही थी पेंडिंग पिटीशंस को, उन्होंने ऑर्डर किया था जो सेंटर है इसको अडहियर करना पड़ेगा डायरेक्टिव्स इन द सीबीआई मैनुअल टू प्रोटेक्ट द इंटीग्रिटी ऑफ पर्सनल डाटा स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज सीज्ड ड्यूरिंग रेड्स कंडक्टेड स्पेशली ऑन मेंबर्स ऑफ एकेडमी एंड मीडिया। तो उसी को यहाँ पे हाईलाइट करते हुए नोटिस जो है बताया गया है, ठीक है? आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। डीप टेक पॉलिसी जो है वो कैबिनेट को भेज दी गई अप्रूवल के लिए, साइंटिफिक एडवाइजर ने बताया। जो डीप टेक है वो एक बज़वर्ड जरूर है, टेक एंड स्टार्टअप्स सर्कल्स में यूज किया जाता है, लेकिन इसकी कोई प्रिसाइज डेफिनेशन अभी तक नहीं है। ब्रॉडली अगर देखें तो डीप टेक स्टार्टअप जो है वो होते हैं that have developed intellectual property that promises an outsized impact but are yet to be realized and premise on new scientific breakthroughs। तो ये डीप टेक जो स्टार्टअप्स है उनको बारे में आपको थोड़ा सा याद रखें। ब्रॉडली जो है इनको जो है कहते हैं कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उन्होंने डेवलप किया और प्रॉमिस करते हैं कोई आउटसाइड इम्पैक्ट, लेकिन अभी जो है रिलाइज होना या प्रमाइज जो न्यू साइंटिफिक ब्रेक थ्रू है उनके आधार पर भी उसको रियलाइज करना थोड़ा सा अभी नहीं हुआ है, मतलब रियलाइज नहीं हुआ, रियलाइज करना भी रहता है, ठीक है ना? ये भी आप देख सकते हैं। नो योर आर्मी फेस्टिवल जो है लखनऊ में जो है चल रहा है, फ्राइडे से स्टार्ट हुआ था, 3 डे इवेंट है और ये शोकेस करेगा बेसिकली डिफेंस टेक्नोलॉजी को एज वेल एज मार्शल आर्ट्स अहेड ऑफ द आर्मी डे परेड जो कि होने वाली है लखनऊ में जनवरी 15 को, ठीक है ना? तो आर्मी डे आपको याद रखना जनवरी 15 को होता है और आर्मी डे परेड होगी कहाँ पे इस बार? लखनऊ में, ठीक है? आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग ऑन गवर्नेंस फॉर वुमेन लीडर्स। तो लगभग 500 ग्रास रूट वुमेन लीडर्स को जो है फ्रॉम रूरल एंड अर्बन एरिया जो कंट्री से हैं वो ए डे लॉन्ग ट्रेनिंग जो है उनकी चल रही थी ऑन वेरियस फेसेट्स ऑफ गवर्नेंस इन द नेशनल कैपिटल। जो इनिशिएटिव है इसका नाम आप याद रखेंगे पंचायत से पार्लियामेंट तक, ठीक है ना? फ्रॉम पंचायत टू पार्लियामेंट। ये ऑर्गेनाइज किया गया था एनसीडब्ल्यू के द्वारा, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इन कोलैबोरेशन विद इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंट स्टडीज, आईसीपीएस इसको बोलते हैं, इन द पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स। ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है इसमें सेशंस इंक्लूड थे लीगल फ्रेमवर्क और पंचायती राज से रिलेटेड, जेंडर सेंसिटिव गवर्नेंस से रिलेटेड और जो रोल ऑफ ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है जीआईएस मैपिंग का रूरल प्लानिंग में उससे रिलेटेड सेशंस इसमें इंक्लूड थे। तो ये गवर्नेंस वाले पार्ट में आप कभी मेंस आंसर राइटिंग लिखते हैं तो इस तरह के प्रोग्राम्स को आप मेंशन कर सकते हैं वे फॉरवर्ड में या जो सॉल्यूशन सजेस्ट करते हैं उसमें। जो की कंसर्न्स थी वो एड्रेस नहीं हुई है न्यू पीजी मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशंस में, डॉक्टर्स का ये कहना है। तो बेसिकली जो रिसेंटली नोटिफाइड पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन 2023 आए हैं उनको क्रिटिसिज्म मिला है डॉक्टर से और डॉक्टर ये कह रहे हैं कि जो उनके की कंसर्न्स थे सच एज वर्किंग आवर्स, मेंटल हेल्थ, बर्नआउट इश्यूज अमंग रेजिडेंट डॉक्टर्स एंड इरेगुलरिटी ऑफ स्टिपेंड्स वो एड्रेस नहीं हुए हैं। साथ ही साथ डॉक्टर इस बात से भी अनहैप्पी हैं कि जो गाइडलाइंस हैं दे आर साइलेंट ऑन द इंटीग्रेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द करिकुलम। तो इस चीज से रिलेटेड वो उनका क्रिटिसिज्म चल रहा है। कैबिनेट ने नोट दी है पृथ्वी प्रोग्राम को फोर्थ अर्थ ऑब्जर्वेशन। तो यूनियन कैबिनेट ने फ्राइडे को क्लियर किया 4797 करोड़ रुपए का प्रोग्राम जिसको पृथ्वी नाम दिया अर्थ, और वो बेसिकली एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो 5 एग्जिस्टिंग स्कीम्स है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज की उनको सब्ज्यूम कर लेगा। तो जो प्रोग्राम है बेसिकली जो 5 प्रोग्राम जो सब्ज्यूम हो रहे हैं वो इंप्रूव और इंक्रीज करें लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन एटमॉस्फेयर की, ओशन की, जियोस्फीयर की, क्रायोस्फीयर की और सॉलिड अर्थ की टू ट्रैक चेंजेस इन द प्लेनेट। तो इसमें आपको एक मिशन और भी बताते हैं जो डीप ओशन मिशन है वो भी इसी का एक कंपोनेंट है, ठीक है ना? तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो जो पृथ्वी प्रोग्राम है उसने इन सभी को एक तरह से मेजर एक्टिविटी को सब्ज्यूम कर लेगा, ठीक? आगे देखते हैं।
एडिटोरियल पे चलते हैं। सबसे पहले ड्रग वार हो रहा है, ड्रग वार पे आया है टाइटल जो है। तो आपको बताते हैं अभी जो रिपोर्ट सबमिट की थी, फर्स्ट मल्टी सेंट्रिक जो पॉइंट प्रिविलेंस सर्वे चल रहा था एंटीबायोटिक यूज का 20 एनएसी एनईटी साइट्स इंडिया 2021-22। उस ये बेसिकली सर्वे किसने कंडक्ट किया था, कल भी बताया था मैं, एनसीडीसी नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने, और ये अंडर हेल्थ मिनिस्ट्री ये सर्वे काम कर रहा था। तो उसने कुछ जो स्टैटिस्टिक्स दी हैं वो काफी स्टार्टलिंग है, उनके बारे में देखते हैं। तो उन्होंने यही बोला है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर, हमने कल भी बताया था। लेकिन ये जो एडिज है, इट इज टेकिंग टू द एक्सट्रीम इन द प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन माइट obnubilate the very purpose of treating patients to recovery and even turn out to be counter productive। और ये काउंटर प्रोडक्टिव किस उसमें कॉन्टेक्स्ट में हुई है, ये हुई है एंटीबायोटिक एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस में। जो केस है प्रोफाइलेक्टिक यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, उनका रिजल्ट ये रहा है कि एंट्री एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है वो एक डेडली एक चैलेंज की तरह हमारे सामने आ रहा है। तो सर्वे में पता चला है कि ओवर 70% जो पेशेंट्स है टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स में अक्रॉस 15 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज, दे वर प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक्स। पहला तो ये, दूसरा ये कि ओवर 50% एंटीबायोटिक जो प्रिस्क्राइब किए हैं वो पोटेंशियल टू कोज एएमआर उनका है, उनका पोटेंशियल कोज जो है एएमआर कोज करने का जो पोटेंशियल है वो लगभग 50%। और तीसरा जो था वो हम कल भी डिस्कस कर चुके हैं जी, मोस्ट क्रूशियल ये है कि 50% जो पेशेंट सर्वे किए गए हैं उनको मेडिसिन जो है एंटीबायोटिक्स वो एज ए प्रिवेंटिव मेजर यूज की गई हैं, और केवल 45% को जो एक्चुअली ट्रीट इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए प्रेस्क्राइब हो। इन 45% में से भी केवल 6% ऐसे थे जिनको जो ड्रग है वो प्रेस्क्राइब किया था आफ्टर आइडेंटिफाइंग द स्पेसिफिक बैक्टीरिया। अदरवाइज रेस्ट ऑफ द केसेज में जो एंटीबायोटिक प्रेस्क्राइब की गई है ट्रीटमेंट के लिए वो बिना आइडेंटिफाई किए स्पेसिफिक बैक्टीरिया के की गई थी। तो 3-4 जो पॉइंट स्पेसिफिक सर्वे में आए हैं वो आप कंसर्न्स के हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से, जब आता है कभी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस तो उससे आप जो है उसमें लिख सकते हैं। एक जो डेफिनेशन या एक पॉइंट आप याद रख सकते हैं, फैक्ट वो ये है कि एएमआर कब होता है, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस बेसिकली तब होता है जब पैथोजेंस इवॉल्व करते हैं, फोर्टिफाइंग देमसेल्व्स अगेंस्ट ड्रग्स एंड स्टॉप रिस्पोंडिंग टू द एंटीमाइक्रोबियल। पहले वो इवॉल्व करते हैं पैथोजेंस, उसके बाद वो फोर्टिफाई करते हैं खुद को अगेंस्ट द ड्रग्स, और फिर रेस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं वो एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स के अगेंस्ट। तो एएमआर आप समझ गए एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस कैसे होता है। उसके बाद जो डब्ल्यूएचओ है उसने भी एस्टिमेट किया है जो बैक्टीरियल एएमआर है वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है फॉर 1.27 मिलियन ग्लोबल डेथ्स के लिए 2019 में, और लगभग उसने कंट्रीब्यूट किया 4.95 मिलियन डेथ्स के लिए। ठीक है ना। जो एएमआर है वो बेसिकली इनवैलिडेट कर देता मल्टीपल गेन्स दैट modern medicine has achieved over the years, make infections harder to treat, but also renders other medical procedures and treatments such as surgery, cesarean sections and cancer chemotherapy much more risky। ये सारी वार्निंग जो है वो डब्ल्यूएचओ ने दी हैं। तो ए जो एएमआर के जो मतलब कौन्स हैं, साइड इफेक्ट्स हैं या जो डिसएडवांटेज हैं वो आप इस तरीके से आंसर में इनको यूज कर सकते हैं, इनमें से एक दो। ठीक है ना। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने यहाँ पे कंक्लूड किया वो ये बताया कि जो रोल है वो बेसिकली डॉक्टर्स का है और गवर्नमेंट का है इसको रेगुलेट करने में, कि जो यूज है ड्रग्स का वो रेगुलेट किया जाए, और ये जो रोल है इट इज क्रूशियल इन दिस बैटल। लेकिन मोर सो द लेटर, ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो गवर्नमेंट का है इसमें, ऑथर ने ये बताया है। फिर दूसरा बात पेशेंट्स के लिए भी ऑथर ने बोले कि पेशेंट जो वो भी काफी इम्पेशेंट नजर आते हैं क्योंकि वो इमीडिएट रिलीफ चाहते हैं। तो अल्टीमेटली ऑथर ने बोला है कि it is the agency with the have to do both establish systems that strictly regulate the use of antimicrobials and promote and fund research on newer antibiotics that will draw the line between life and death। तो नए लाइन ऑफ एंटीबायोटिक्स डेवलप करने के लिए फंड्स की जरूरत है, उसमें रिसर्च कराई जानी चाहिए और जो एस्टेब्लिश करना चाहिए सिस्टम जो स्ट्रिक्टली रेगुलेट करे यूज ऑफ एंटीमाइक्रोबियल्स। ठीक है। अब अनकैप्ड प्रॉमिस तो इंडिया जो है वो अभी भी सीरीज जो है हरा नहीं पाई। साउथ अफ्रीका जो सीरीज टेस्ट सीरीज थी वो 1-1 से जो है वो एक तरह से टाई रही। तो लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि ये जो शॉर्ट फॉर्म क्रिकेट का एम्ब्रेस कर लिया गया है वर्ल्ड ने, टेस्ट नॉट लास्टिंग 5 डेज इज अ कॉज फॉर वरी एंड इट आल्सो रिवील्स अ वेनिंग ऑफ बैटलिंग स्किल्स। तो ये कहीं न कहीं चिंता का विषय ज़रूर है क्रिकेट वर्ल्ड के लिए। ठीक है ना, कि जो टेस्ट हैं वो 5 दिन से पहले ही खत्म हो जा रहे हैं, 2 दिन 3 दिन में, वो थोड़ा-सा चिंता का विषय ज़रूर है। ठीक है ना? आगे देखते हैं। पहला लीड आर्टिकल है द नीड टू एग्जामिन द एग्जामिनेशन सिस्टम। तो ऑथर ने यहाँ पे एग्जामिनेशन सिस्टम को एक तरह से रिफॉर्म करने की बात करी, और ऑथर ने यही बोला कंक्लूजन में कि अगर आप रिफॉर्मिंग द एग्जामिनेशन सिस्टम टू एंश्योर इट्स क्रेडिबिलिटी इज अ की वे टू इम्प्रूव एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स। अगर एजुकेशनल स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना है
तो बेसिकली आपको जो एग्जामिनेशन सिस्टम है उसको आपको रिफॉर्म करना पड़ेगा और उसमें क्रेडिबिलिटी लानी पड़ेगी। तो उन्होंने यहाँ पे ये किया कि टीचिंग और लर्निंग जो है दे शुड प्रिपेयर स्टूडेंट टू फेस एनी टाइप ऑफ एग्जामिनेशन, इस तरीके से होना चाहिए। लेकिन अगर हम देखें तो ऑन द कॉन्ट्रेरी इफ द एग्जामिनेशन पैटर्न इज नोन say by testing mostly memory then teaching will ensure that student only prepare for rote memory। लेकिन अगर सिर्फ ये टेस्टिंग से सिर्फ मेमोरी ही टेस्ट की जाएगी, एग्जामिनेशन पैटर्न इस तरह का रहेगा, तो टीचिंग सिर्फ यही इंश्योर कर पाएगी कि रोट मेमोरी जो है वो ही प्रिपेयर हो पाए, ठीक है ना। तो इसीलिए ऑथर ने बोला है कि हमारे यहाँ बेशक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, हमारे यहाँ ये आप डाटा फैक्ट याद रखेंगे कि लगभग 1100 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज हैं, 50,000 से ज़्यादा एफिलिएटेड कॉलेज हैं, 700 ऑटोनोमस कॉलेजेस भी आते हैं जिसमें, और टोटल एनरोलमेंट अगर देखें तो 40.15 मिलियन स्टूडेंट्स का है। साथ ही साथ लगभग 60 स्कूल बोर्ड्स जो है सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी लेवल्स के स्कूल एजुकेशन के हैं, जो लगभग 15 मिलियन स्टूडेंट्स एवरी ईयर को सर्टिफाई करते हैं, सर्टिफिकेट्स देते हैं हायर और हायर सेकेंडरी के, ठीक है ना। तो यहाँ पे उसने बोला कि सिक्रेसी और स्टैंडर्डाइजेशन है वो हॉलमार्क कंसीडर किए जाते हैं गुड एग्जामिनेशन बोर्ड्स के, लेकिन सिक्रेसी विदाउट प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंसेज एंड ऑडिट्स इट लीड्स टू स्कैंडल्स। तो पहली बात तो ये। दूसरा, स्टैंडर्डाइजेशन थ्रू यूनिफॉर्मिटी इन एग्जामिनेशन किल्स एक्सपेरिमेंटेशन इन असेसमेंट एंड करिकुलम। दूसरी चीज ये, ठीक है। तो इसलिए उसने बोला है कि रादर द क्रेडिबिलिटी ऑफ द असेसमेंट एंड स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन कैन बी एंश्योर्ड ओनली थ्रू ट्रांसपेरेंसी इन टीचिंग एंड असेसमेंट। ये कब जो क्रेडिबिलिटी है असेसमेंट में और जो स्टैंडर्ड है एजुकेशन का वो कब एंश्योर हो सकते हैं, केवल टीचिंग में ट्रांसपेरेंसी और असेसमेंट में ट्रांसपेरेंसी के थ्रू जो है इनको जो है ये आप इनको इंश्योर कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा आप पॉइंट इसमें से ले सकते हैं, ठीक है ना। कंक्लूजन तो हमने आपको इसमें बता ही दिया, ऑथर ने क्या बोला है। फाइनली ऑथर यही कह रहे हैं कि हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि जो यूनिवर्सिटी डिग्री है और जो स्कूल बोर्ड सर्टिफिकेट्स हैं वो रिफ्लेक्ट करें लर्निंग अचीवमेंट्स को स्टूडेंट्स के, और जो एग्जामिनेशन बोर्ड्स हैं वो असेस उनको करना चाहिए स्टूडेंट्स की कॉम्प्रिहेंसिवली वे में, उनको एक तरह से असेस करना चाहिए और एक चैलेंजिंग वे में उनको असेस करना चाहिए, ताकि वो कोई भी एग्जाम है उसको वो क्लियर कर सकें, ठीक है ना। ग्रेड शुड डिस्टिंग्विश स्टूडेंट बाय देयर एकेडमिक अटेनमेंट। ग्रेड जो है वो उसको बेसिकली स्टूडेंट्स को डिस्टिंग्विश करें उनके एकेडमिक अटेनमेंट में, और जो कॉन्फिडेंशियलिटी है ऑफ द प्रोसेस और जो कंसिस्टेंसी है ग्रेडिंग में विद यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स, दीज आर डिजायर्ड फीचर्स ऑफ द एग्जामिनेशन सिस्टम। द रियल फीचर्स आर ट्रांसपेरेंसी इन प्रोसेस एंड क्रेडिबिलिटी बाय एडहेरिंग टू एटलीस्ट मिनिमम एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स। जो रियल फीचर्स हैं ट्रांसपेरेंसी के वो क्या है, वो क्रेडिबिलिटी है कि आप एटलीस्ट जो प्रोसेस है वो क्रेडिबल रहे, जो लीस्ट मिनिमम एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड है उनको आप एडहियर करें, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे कंक्लूड किया है। नेक्स्ट इज ब्रिंगिंग बैक द फेथ इन इंडियाज पॉलिटिक्स। तो ऑथर ने यहाँ पे ये बोला है कि जो 2024 ये आने वाला है इसमें वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी जो है, क्या वो एग्जांपल सेट कर पाएगी वर्ल्ड के लिए टू रीसेट एंड ब्रिंग बैक गुड फेथ इन इट्स पॉलिटिक्स। तो फंडामेंटल पर्पज जो डेमोक्रेसी का ऑथर ने ये बोला है, इट इज टू एस्टैब्लिश प्रोसेसेस टू नेगोशिएट डिफरेंसेस अमंग अ डाइवर्स पॉपुलेशन दैट मस्ट कोएग्जिस्ट। लेकिन जो इरोजन हुआ है गुड फेथ इन आवर पॉलिटिक्स, इट हैज लेड टू माइंडलेस जीरो सम एंटागोनिज्म where only the most partisan rather than those driven by public interest can thrive। तो ये सिचुएशन जो है ऑथर ने उनके हिसाब से अपने बताई है। तो ऑथर ने यहाँ पे ये बोला है कि जो इसमें बेसिकली 3 इश्यू बताए ऑथर ने, तीनों के सॉल्यूशंस भी अपने हिसाब से दिए हैं। तो उन्होंने ये बोला है कि जो सबसे पहले तो उन्होंने बोला कि जो डिस्कशन है वो मेनली 3 इश्यू पे होना चाहिए और इनको एड्रेस करना चाहिए। पहला ये है कि देयर आर रेंज ऑफ बिहेवियर्स बाय गवर्नमेंट, ऐसे ही अ उनके भी अपने-अपने बिहेवियर्स हैं जो अपोज़्ड हैं गवर्नमेंट के, और इन दोनों को एक्नॉलेज करना जो है वो ज़रूरी है और उनको चेक करना भी ज़रूरी है। तो पहला तो ऑथर ने ये बोला है, ठीक है ना? कि दोनों ही साइड से आपको एड्रेस करना पड़ेगा, अपोज़िशन को भी और गवर्नमेंट को भी। फिर साथ-साथ सेकंड जो इश्यू बताया ऑथर ने एंटी डिफेक्शन वाला बताया है। इंडिविजुअल्स अक्रॉस पार्टी लाइन जो है वो कंसर्न्ड है अबाउट द हेल्थ ऑफ आवर डेमोक्रेसी, उनको कंसर्न होना चाहिए। और हालाँकि ये है कि बहुत कुछ लिखा गया है अबाउट द हाउ द एंटी डिफेक्शन लॉ सबवर्ट्स रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बाय कॉन्स्ट्रेनिंग लेजिस्लेटर टू पार्टी लीडरशिप डिक्टेट, लेकिन देयर हैज़ नॉट बीन एनफ डिस्कशन ऑन द सेकंड ऑर्डर इफेक्ट्स ऑफ द एंटी डिफेक्शन लॉ ऑन इनर पार्टी डेमोक्रेसी एंड इश्यू बेस्ड मोबिलाइजेशन अक्रॉस पार्टी। लेकिन अक्रॉस पार्टीज या इनर पार्टी डेमोक्रेसी में जो एंटी डिफेक्शन है उसके लिए सेकंड ऑर्डर इफेक्ट में कोई बात नहीं की है, उस पे कोई डिस्कशन नहीं हुआ है। तो ऑथर ने सेकंड यहाँ पे बताया, तो उसी के लिए उन्होंने बोला है कि ये जो है ये वाला इश्यू जो है इनर पार्टी वाला जो है उसको जो है करना चाहिए, एंटी डिफेक्शन लॉ को जो है इनर पार्टी में भी जो है थोड़ा-सा उसको लाना चाहिए। फिर तीसरा ऑथर ने यहाँ पे फाइनली बोला है कि जो मीडिया का रोल है वो, जो मास मीडिया है इट प्लेज़ अ पिवटल रोल इन ओपिनियन मेकिंग, लेकिन
इंस्टीड ऑफ इन्फॉर्मिंग द इलेक्टोरेट द मीडिया ऑफन कंट्रीब्यूट टू पोलराइजेशन। अक्सर मीडिया जो है पोलराइजेशन करता हुआ दिखाई देता है। तो ऑथर ने यहाँ पे ये सजेस्ट किया है कि इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ एवरी थिंकिंग सिटीजन टू प्रमोट रेस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म एंड रीबिल्ड ट्रस्ट इन द मीडिया। तो हर एक इंडिविजुअल के लिए, सिटीजन के लिए जरूरी है कि वो रेस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म को प्रमोट करें और जो ट्रस्ट है मीडिया का वो रीबिल्ड किया जाना चाहिए। फाइनली ऑथर ने कंक्लूड किया है कि जैसे और बहुत सारी लिबरल डेमोक्रेसी उसी की तरह इंडिया भी जो है एक सिमिलर क्रॉस रोड पे है, और इट इज इंपॉर्टेंट दैट कंसर्न्ड सिटीजंस अक्रॉस द आइडियोलॉजिकल डिवाइड come together to restore trust in our political institutions and preserve our democratic framework। ये बहुत अच्छा कंक्लूजन दिया है। ये एक पॉजिटिव कंक्लूजन है जिसको आप यूज कर सकते हैं कभी भी आंसर राइटिंग में। ये क्रिटिकल कंक्लूजन नहीं है, क्रिटिसाइज नहीं करता है, ये एक पॉजिटिव आउटकम वाला कंक्लूजन है जिसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ग्राउंड जीरो में आज जो है बिल्डिंग अ सिटी अराउंड राम टेम्पल, जो अयोध्या में टेम्पल बन रहा है उसके लिए आया हुआ है। तो यहाँ पे कुछ व्यूज दिए हैं लोगों ने, अपने अपने वहाँ के जो भी शॉपकीपर्स हैं उनके, जो वहाँ पे और बाकी लोग हैं उनके भी वहाँ हैं। तो यहाँ पे यही सारा डिस्कस है। तो बेसिकली जो प्लान है वो ये है कि मास्टर प्लान 2031 और 2000 और जो 250 प्रोजेक्ट्स लगभग 80,000 करोड़ के जो लिए गए हैं वो 34 एग्जीक्यूटिव एजेंसीज ने अयोध्या में जो है एग्जीक्यूट किए हैं, और उसी के लिए जो साइट है राम मंदिर की वो इवॉल्व होती हुई ये जो एम है वो अयोध्या को एक ग्लोबल होली सिटी बनाने का है। और जो डेवलपमेंट है उसमें इंक्लूड है कंस्ट्रक्शन ऑफ ए न्यू टाउनशिप ओवर 1200 एकड़ विच विल बी डेवलप्ड विद नियरली 2200 करोड़ रुपीज इन द नेक्स्ट 5 इयर्स। तो पहला तो ये, और दूसरा जो सिटी है वो एक उसमें एक नया एयरपोर्ट भी बनाया गया है, रिनोवेटेड रेलवे स्टेशन बनाया गया है, और साथ ही साथ यंग और रेस्टलेस जो यूथ है उसको एंटरटेन करने के लिए जो सरयू नदी है उसमें स्पीड बोट राइड्स भी प्रोवाइड किए हैं, और जो एक म्यूजियम है वो भी वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, स्पिरिचुअल थीम पार्क डेवलप किया जाएगा, और एक रामायणा फॉरेस्ट भी डेवलप करने की जो बात की जा रही है। ठीक है ना? तो ये सारे हैं जो जो मतलब मेजर लिटिगेंट थे राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद वाले डिस्प्यूट में, उन्होंने भी यहाँ पे बोला है इकबाल अंसारी जी ने कि अयोध्या इज अ टॉलरेंट सिटी और आई होप दैट दिस टॉलरेंस प्रिवेल्स हियर टिल इटर्निटी। उन्होंने बोला कि ये बहुत अच्छी बात है कि जो झगड़ा था वो खत्म हो गया और अयोध्या जो है एक टॉलरेंट सिटी है, और वो उन्होंने ऐसी होप भी जताई कि जो टॉलरेंस है वो लास्ट तक जो है टिल इटर्निटी तक वो प्रिवेल करेगी। ठीक है ना? तो राम जो मंदिर टेम्पल बन रहा है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे अगर आप, क्योंकि मान लीजिए किसी एग्जाम में पूछा, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो है मिक्स शैली में बन रहा है। नगर और जो द्रविडियन स्टाइल आर्किटेक्चर है उनका मिक्सअप जो है उसको करके बनाया गया है। जो टेम्पल है इट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड विदाउट सीमेंट एंड आयरन टू मेक इट्स लाइफ लॉन्गर, और बिना सीमेंट और आयरन के इसको बनाया जा रहा है ताकि उसकी लाइफ जो है वो ज्यादा लॉन्ग जो है वो तक रह सके। ठीक है ना? आर्किटेक्ट जो है वो गुजरात से आए हैं, स्कल्पचर्स जो है वो उड़ीसा से आए हैं, और उन्होंने बेसिकली सैंडस्टोन पे जो है कार्विंग की है। जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से आए हैं उन्होंने वुडवर्क किया है, और जो ब्रास मंगाया गया है वो यूपी से मंगाया गया है, टीक जो है वो महाराष्ट्र से मंगाई गई है, और जो ग्रेनाइट है वो तेलंगाना और कर्नाटका से मंगाया है। तो कौन सी चीज कहाँ से मंगाई गई है और कौन से स्कल्पटर्स ने किस चीज की कार्विंग में हेल्प की है, ये आप चाहें तो देख सकते हैं। हालांकि आपको बहुत सारे वीडियोस बाद में मिलेंगे जिसमें सब कुछ बताया जाएगा आपको, है ना? बहुत सारे चैनल्स ऐसे वीडियो ला देंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि जो शैली है वो नगर और द्रविडियन मिक्स यूज की गई है, और बिना सीमेंट और आयरन के जो है इसको टेम्पल को बनाया जा रहा है। ठीक है, एक और चीज आप ध्यान रखें, गुप्तर घाट की बात हुई है। यहाँ पे ये माना जाता है कि ये वो स्पॉट था जहाँ पे राम जो है श्री राम जी सब्जेक्टेड हिमसेल्फ टू ए जल समाधि, वाटर ब्यूरियल बोलते हैं। और वहाँ पे जो दुकान वाले हैं या शॉपकीपर्स हैं उन्होंने थोड़ी सी कंसर्न्स बताई हैं कि उनकी जो रोड चौड़ा करने के लिए कंस्ट्रक्शन के लिए उनके जो वो हैं वो शॉप्स हैं वो ली गई हैं। हालांकि उन्होंने ये भी बोला कि वो बेसिकली उन्होंने भी वहाँ पे कब्जा ही कर रखा था, लेकिन वो है कि अब उनकी डेली लाइफ कैसे चली, तो इस तरह के कुछ जो है इश्यूज साइट किए हैं। बाकी जो कुछ लोग हैं उन्होंने पॉजिटिव्स भी बताए हैं कि किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है, जो विजिटर्स हैं टूरिस्ट हैं उनका कैसे इंक्रीज हुआ है, और आने वाले टाइम में वो पॉजिटिव रूप में इसको देखते हैं। ठीक है ना? आगे वेस्ट बंगाल का भी एक दिखाया है लिविंग ऑन द एज यहाँ पे आज। तो उसमें जो ये एक तरह से जो ट्रैफिक्ड वुमेन होती हैं उनको जो रेस्क्यू किया गया, तो उनका थोड़ा-सा लाइफ के बारे में यहाँ पे बताया है। तो ऑथर ने यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात यहाँ पे बताई है, या जो ये सोशल वर्कर हैं उन्होंने बोली है, जो फैमिलीज़ हैं दे एक्सप्रेस देयर ग्रीफ ओवर देयर मिसिंग डॉटर्स, लेकिन जब वो एक बार वापस आ जाती हैं, वंस दे हैव स्पेंट नाइट्स आउटसाइड देयर डोमेस्टिक रेखा जिसको उन्होंने बाउंड्री बता रखा है, तो दे आर नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन हैविंग देम बैक। तो पहले तो वो थानों के या
हर जगह के चक्कर काटेंगे, पता करेंगे कि हमारी डॉटर्स या जो वुमेन मिसिंग है वो कहाँ है। लेकिन अगर वो वापस आते हैं तो उनको फिर वो रखने से मना करते हैं या उनको एक नॉर्मल लाइफ जीने से एक तरह से उनको सोसाइटी से थोड़ा ऑस्ट्रासाइज़ करने की कोशिश करते हैं। जो एनसीआरबी का डाटा है उसने 2022 के लिए जब रिपोर्ट दी थी उसमें बताया था कि लगभग 40,725 वुमेन और 10,571 गर्ल्स दे वर वेंट मिसिंग फ्रॉम वेस्ट बंगाल दैट ईयर, और जो हाईएस्ट नंबर है ये कंट्री में रिकॉर्ड किया गया था। साथ ही साथ एनसीआरबी की रिपोर्ट ने ये भी बोला था कि जो ट्रैफिकर्स हैं दे ऑफन एक्सप्लॉइट गर्ल्स एंड वुमेन्स वल्नरेबिलिटीज बाय मेकिंग false promises of new job, better living conditions and support to their families। तो इन प्रीटेक्स्ट पे इन इन प्रलोभन को देते हुए जो है वो एक तरह से गर्ल्स और वुमेन्स का एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है। इन वल्नरेबल्स वुमेन्स को वो ट्रैफिकिंग के लिए फंसा लेते हैं। ठीक है ना? हाँ, यहाँ पे जो सुल्तान है जो ट्रैफिकिंग सर्वाइव उन्होंने बोला है कि माय फादर एंड ब्रदर्स ऑल लिव इन द विलेज बट दे डोंट स्पीक टू मी और माय डॉटर्स एवर सिंस आई वाज रेस्क्यूड 8 इयर्स अगो। तो ये सिचुएशन जो है वो दर्शाती है कि पहले बिल्कुल बेशक वो कोशिश करते हैं कि मिसिंग वुमेन्स का या डॉटर्स का पता करें, लेकिन बाद में अगर वो एक बार आ जाते हैं तो फिर उनको वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उनसे बात नहीं करते हैं। तो ये एक इशू है, सोचना चाहिए इसको सोसाइटी को इसके बारे में। ठीक है, आगे देखते हैं। इज़राइल पुट्स फोर्थ पोस्ट वार प्लान्स फॉर गाजा एज बैटल रेजेस। तो जो पैलेस्टाइन सिविल कमिटीज हैं वो एज्यूम करेंगी पावर जब जो इजराइल है अचीव कर लेगा इसके मिलिट्री ऑब्जेक्टिव, ऐसा इजराइल गवर्नमेंट ने बताया है। ठीक है ना? जो आईडीएफ है इट हैज सेट नो फिक्स्ड टाइमलाइन फॉर इट्स ऑपरेशन, लेकिन कोई फिक्स टाइमलाइन जो है वो नहीं बताई कि कब ये होगा। जो ठीक है, जो हमास है इट विल नॉट गवर्न गाजा एंड इजराइल विल नॉट गवर्न गाजा सिविलियंस। तो ये ऐसा जो है इजरायली गवर्नमेंट ने बताया कि हमास जो वो गवर्न नहीं करेगा गाजा को, इजराइल जो वो भी गवर्न नहीं करेगा गाजा के सिविलियंस को। ठीक है ना? तो पैलेस्टीन सिविल कमिटी जो है वो अज्यूम करेगी पावर, ऐसा उन्होंने बताया, जब उनके ऑब्जेक्टिव जो है इजराइल के वो फुलफिल हो जाएंगे। हालांकि कब होंगे ये कुछ नहीं पता। आगे देखते हैं। फैमिलीज इन ओवरक्राउडेड सदर्न गाजा आर इन फ्रेंजाइड हंट फॉर फूड। तो यहाँ पे जो सदर्न सिटी ऑफ राफा की विच हैड ए प्री वार पॉपुलेशन अराउंड 2,80,000 हैड बज्ड टू ओवर 1 मिलियन। वहाँ पे लगभग अब 10 लाख से ज्यादा लोग जो है वहाँ पे हो गए हैं। ठीक है ना? ये यूनाइटेड नेशन एजेंसी की रिपोर्ट में पता चला है। हेल्थ ऑफिशियल्स ने वार्न किया है ग्रोइंग स्प्रेड ऑफ डिजीज, क्योंकि रीजन छोटा है और वहाँ पे आप पॉपुलेशन कर देंगे कंजेस्ट करें तो ऑब्वियस सी बात है डिजीज तो बढ़ेंगी। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट जो है उसने ये बताया कि टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ केसेस ऑफ अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, डायरिया, चिकन पॉक्स जो है वो यूनाइटेड नेशन के जो सेल्टर्स हैं उनमें प्रेवलेंट हैं। ठीक है ना? तो ये थोड़ा सा एक इशू है। आगे देखते हैं। दिसंबर का पीएमआई सर्विसेज एक्टिविटी को रिबाउंड करते हुए दिखाई देता है। 3 मंथ हाई पे, ये हमने बता दिया है। जो 56.9 था दिसंबर नवंबर में, वो जो है 59 पे पहुंच गया है। और जो हायरिंग है इट वाज एट ए स्लाइटली स्ट्रॉन्गर पेस देन नवंबर, विद फर्म्स ऑप्टिंग टू रिक्रूट अ मिक्स ऑफ पार्ट टाइम एंड फुल टाइम वर्कर्स को रिक्रूट कर रहे हैं। जो बिजनेस ऑप्टिमिज्म लेवल्स हैं वो इंप्रूव हुए हैं नवंबर के लेवल से। और जो फर्म्स है उन्होंने जो कॉस्ट बर्डन है वो पास किया है विद आउटपुट चार्जेस राइजिंग एट अ पेस दैट वाज फास्टर देन द इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन। जो इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन उसको आउट पेस करते हुए जो आउटपुट को चार्जेस हैं वो राइज कर गए हैं। ठीक है ना? तो ये बिजनेस में आप याद रखेंगे, इतना ही, कुछ जानने की ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। स्पोर्ट में देख लेते हैं। कोहली और जडेजा को जो नॉमिनेट किया है सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी। तो ये जो आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जाता है इसको सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी के नाम से जाना जाता है। इस रेस में और बाकी दो ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस और ट्रेविस हेड हैं, और इंडिया के विराट कोहली और रविंद्र जडेजा हैं। वहीं पे जो रविचंद्र अश्विन जी हैं उनको आईसीसी टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड की रेस में नॉमिनेट किया गया है। तो देखते हैं इनमें से किसको का अवार्ड मिलता है, वो तो बाद में पता चलेगा। आईसीसी मेंस 2020 वर्ल्ड कप 24 का फिक्सचर जो है जारी कर दिया है, ग्रुप और डेट्स बता दिए हैं। हालांकि अभी टाइम जो है वो नहीं बताया गया है। ठीक है ना? स्टार्टिंग होगी जून 1 से और जो एंडिंग होगी वो जो है जून 29 को फाइनल बारबाडोस में खेला जाएगा। ठीक है ना? मैच टाइमिंग्स अभी रहती हैं, ग्रुप्स जो हैं वो बता दिए गए हैं। 4 ग्रुप्स इसमें बचेंगे ग्रुप स्टेज में। उसके बाद जो है सुपर 8 का ग्रुप बनेगा, उसके बाद सेमीफाइनल्स, नॉकआउट्स और फिर फाइनल। ठीक है जी? तो ये है। तो और कुछ है? नो, दिस इज इट। तो आपको ये डिस्कशन कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, और सजेशंस और इम्प्रूवमेंट है तो वो ज़रूर बताइए कि हम इसको कैसे और यूज़फुल बना सकते हैं इस एनालिसिस को। सो थैंक यू।